इज इक्वल टू न्यू नोड डायरेक्टली। नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड एंड देन सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ऐसा करेंगे, राइट। So in this way we are going to push the data. Okay. Then पॉप अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, पॉप करने से पहले हम चेक कर लेंगे एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न नन करेंगे, राइट। अगर एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करेंगे, नन रिटर्न करेंगे, राइट। नहीं तो क्या करेंगे, जो पॉप कैसे करेंगे आप लोग, ये सपोज टॉप ऑफ द स्टैक का नोड है, ये नेक्स्ट नोड है, आपको इसको पॉप करना है, राइट। तो दिस इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट फील्ड। तो आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ये पहले को पॉइंट कर रहा है, और इसको अगर डिलीट करना है आपको तो हेड मस्ट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, है ना। हेड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये पॉइंटर, दिस एड्रेस शुड बी स्टोर्ड इन द हेड। अगर ये स्टोर कर दिया हमने तो इसका लिंक चला जाएगा, और ये जो नोड है अपना, ये नोड को हम क्या कर सकते हैं, फिर डिलीट भी कर सकते, करना रहा तो, या फिर का नेक्स्ट नोड जो है वो नन कर दे, राइट। तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे, हम पहले ऐसा इज इक्वल टू सेल्फ, मतलब वो जानकारी हमने टेम्प में लिखी, इसको पहले सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डॉट कर देंगे। तो ये हेड जो है इट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट हेड नेक्स्ट नोड, राइट। नाउ दिस नोड जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास टेम्प में है, हम क्या कर सकते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन कर सकते हैं। मतलब अब ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ये एलिमेंट किसी को पॉइंट नहीं करेगा और कोई इसी को पॉइंट नहीं करेगा, राइट। तो ये आपका डिलीट हो जाएगा नोड, because no one is pointing to this node and this node is not pointing to anyone. So we are taking care by writing this kind of code. पहले उसका एड्रेस हम टेम्प में सेव कर लिया हमने, और फिर उसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो सेल्फ में हेड में सेव कर लिया, और बाद में उसको नन कर दिया। समझ में आया, दोबारा समझो। आई विल राइट इट वंस अगेन। सपोज these are the two nodes in the stack. This is top of the stack and this is your head. Head is pointing to this top of stack, and this next field is pointing to this second. We want to delete the first one. So for deleting the first one, what I will do, first I will store the address of this. I will store the address in a temporary variable, because the address of this top of the stack is stored in head, right. Head is pointing to this next top of the stack. So I am storing the temporary to self dotted, this address I have stored of this node, right, in temporary. Now this next address must be stored in the head, so that head will point to this node. So for that purpose what I will write, self dot head is equal to self dot head dot next, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। Now head is pointing to the next. Now what I can write, temp is equal to none, और temp dot next, sorry, temp dot next is equal to none. तो ये जो next field है ये क्या हो गया, मेरा none हो गया। अब ये none हो गया तो किसी को पॉइंट करेगा क्या, नहीं। और इसका जो एड्रेस था हेड में, वो हेड में मैंने क्या कर दिया, अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो नाउ नो वन विल पॉइंट टू दिस टॉप ऑफ द स्टैक, एंड टॉप ऑफ द स्टैक वोंट पॉइंट टू एनी अदर node. So this node is now not referred at all. हालांकि मेमोरी allocated है, right? Memory is allocated yet, because we have not free the memory. We can free the memory by using command free, but it is of no use because we are using very less memory here. So even though we are not freeing the memory, OS will do the rest of the thing. But when you will do program on a large scale, then you have to take care of this kind of nodes. You have to free with the help of this free command, right? So what I am doing here, I am
saving the pop node in this variable, and I am pointing to next node, and then pop node next is none, and I am returning the data of that pop node, right? मतलब यहाँ पे temp लिखा था मैंने, pop node की जगह मैंने क्या यूज किया था, वेरिएबल temp वेरिएबल यूज किया था. So you have to return the data of that pop node, right? So in this way you will pop the element. Any doubt? इसमें किसी को डाउट है? No, sir. Okay. What was the difference between pop and pick? कोई बताएगा? जब मैंने एरे का स्टैक का एग्जांपल लिया था तो मैंने पिक बताया था. पिक का मतलब क्या है? Actually, pop your deletes the data or no. Yeah. While pick will only just return the data. Yeah. So that is the only difference between pop and pick. That pop will delete the node or remove the node from the list, from the stack, and pick will simply return the data which is on the top of the stack. That's all. Right. So, and then the last function is to display the contents. Right. So for displaying the contents, you have to do traversal, and we know how to do traversal, right? So if we run this program, you see that these are the elements 44, 32, 22, 11. Top element is 44. We have removed 44 and 32. So what is remain? 22 and 11. Top element is 22. So in this way, you can invoke the functions whatever you require accordingly. We have created the object of the stack, and we are pushing elements 11, 22, 33, 44. We are displaying the elements. We are picking it. So what will display here? 11 will be displayed here. We are popping two elements. So, sorry, 11, 22, 33. So 44 will be displayed here. Top element is 44. Whenever delete, 44 will be deleted here. 33 will be deleted here. And what is remaining? 22 and 11 are remaining here. And when we say pick, 22 will be displayed here, right? It's just like this. Here, I am pushing 11, 22, 33, 44, and I am displaying the stack. So what is displayed? 44, 33, 12, and 11 is displayed. Then I am using the function pick function. So what pick will do? 44, it will display 44 because 44 is on the top of the stack. So here you are seeing top element is 44. Then we are deleting the elements from the stack twice. So 44 and 33 will be deleted, right? Two elements were deleted. And again we are displaying stack. So 22 and 11 is remaining. So 22 and 11 is displayed. That's all. So any doubt in this? No, sir. Okay, fine. So now that we have completed unit 3, linked list. Okay, so you just go through the book and read it, and if any problem in any of the topic in linked list, you can raise the questions on the WhatsApp group, or whenever our lecture is going on, at that time also you can raise the questions. I will try to solve your difficulties, right? Now we will start with another unit, that is trees and graph. But before starting the trees and graph, what I would like to introduce is recursion, because recursion is the most required element or function in the trees and graph. Without recursion, we won't be able to write any of the application for tree and graph, right? And that's why we should first focus on the recursion, that how actually the recursion works. So we will see few basic programs and how actually it works, right? And then we will start with our next unit, that is trees and graph. So let us start with first recursion. I think you know what is. Hello, sir. Yeah. Yes. Sir, actually, I had a doubt regarding the drawback of stack. Like you said that the size of the array cannot be modified. So, but actually, if we can use C in dynamic arrays, then there's no, then this drawback can be removed, right? Yeah, if you are using dynamic array means what? So mostly while implementing, the most of the programmers use dynamic arrays rather than the static ones. That's what I'm saying.
what they are doing, they are doubling the size of the array every time when they you are using array. Suppose for example they have used array of say 20 bytes, right? Now they require that size is less, okay, or stack is full. So they, what they do, they allocate 40 bytes. Now while allocating 40 bytes, that these 20 bytes are to be copied here, right? This 20 bytes will be copied here, and then you will get the size of 40. This is one of the algorithm, right? These are the strategies which are used by OS for giving the memory to the stack. So when a new memory is allocated, because since it is an array, a contiguous memory should be given, right? And suppose your old array is here of 20 bytes, a new memory is allocated here of 40 bytes. So this 20 byte data should be moved here first, and then you can operate on remaining 20 bytes. Even if this is full, you will get another memory of 80 bytes for example, right? Doubling करते जाते हैं वो लोग. तो इस 80 के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 40 बाइट है, this 40 bytes are to be transferred here. So that is an additional cost, right? That is an additional cost at with advantage that you can use an increased size of stack while your program is running. ठीक है, करते हैं ना वैसा भी, no doubt. Yes, sir. It works like that also. See, there are different problems and for different problems there are different solutions. अगर हमको पता है कि हमारा स्टैक इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है तो हम स्टैटिक स्टैक यूज़ कर सकते हैं. अगर हमको लगता है कि नहीं, हम रन टाइम सोचेंगे कि हमको कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, सो इन दैट केस वी कैन गो फॉर डायनेमिक स्ट्रेटेजी. It depends on our need, that how our program will run, what kind of things will be introduced when the program is running or executing. Accordingly strategies can be decided. सभी तरह के strategies है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हो, राइट, इसमें हीरो को ऊपर से नीचे आना होता है, मतलब 5वीं मंजिल पर है वो हीरो. अब नीचे आने के कई तरीके, मतलब कैसा, पहला तरीका क्या हो सकता है, स्टेयरकेस से आ जाए, बराबर. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लिफ्ट से आ जाए. और तीसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्ट छलांग लगा के आ जाए. अगर वो बॉलीवुड मूवी है तो बॉलीवुड मूवी क्या करेगा, हीरो डायरेक्ट छलांग लगाएगा, है ना. एक ही मिनट ना, जस्ट. हेलो, सॉरी. हाँ, तो पॉइंट क्लियर हो गया क्या वो? Yes, sir. हाँ, कॉल आ गया था मुझे कॉलेज का. ओके, सो एनी अदर इश्यू? No, sir. Clear. Okay, fine. So what we will do now, we will see the another topic, recursion, right? And in recursion we will requiring the concept of stack only. So we will first see what do you mean by recursion and how actually it works. So if you see, suppose this is a program function I am calling, say for example f is equal to fact10. I am calling a function factorial, right?
and passing a parameter n to that. So whenever you will define the function n, right, and you will write some code here, and here you will return f answer, you will return. This stuff I will fill later on, but just we will understood how actually it works. So whenever you are calling the function, so this is your main program, right? From here the control transfers to this function, and this part of code executes, and the control return back to the calling place, right? So how actually it transfer? If you know assembly language, do you know assembly language, all of you? Have you learned? Yes, sir. Yeah. So you might have knowing the instruction call, right? Call instruction pata hai? Yes, sir. Yeah. What it does actually, when I say call, suppose I am saying call fact. So what it does, before going to fact, है ना, it will Pushes push the the address to next address onto the stack. कहाँ store करता है वो? Stack पे store करता है, right? Next address onto the stack. And when return, what return does? It pop the address from the stack, right? वो क्या करता है? मतलब call क्या करेगा? Push करेगा, return क्या करेगा? Pop करेगा. Okay. So it is the stack from where the arguments are shared between the main procedure and the calling procedure, between the main function and the calling function. So एक स्टैक ही होता है कॉमन एरिया जिसको दोनों एक्सेस करते हैं, ये मेन फंक्शन भी एक्सेस करता है और ये प्रोसीजर भी उसको एक्सेस करता है. मेन क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है, पुश करता है, और रिटर्न क्या करता है? उस एड्रेस को पॉप करता है. तो जो एड्रेस पुश होगा वही पॉप होगा, तो अपने आप ये नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा, राइट? बट अलॉन्ग विथ द एड्रेस you are passing parameters also, right? So that parameters are also stored in stack. वो parameters भी कहाँ stored होते हैं? stack. अभी यहाँ पे मैंने क्या पास किया? n पास किया. तो ये जो stack रहेगा, इस stack में क्या stored होगा? एड्रेस के साथ साथ वो n भी stored होगा, right? Now this stack is shared between main and this procedure, right? ये procedure और ये मेन फंक्शन के बीच में ये स्टैक शेयर हुआ है. ओके, तो ये प्रोसीजर के लिए रिटर्न एड्रेस क्या हो गया? ये, और ये प्रोसीजर के लिए n की वैल्यू क्या हो गई? ये, राइट? अगर अब ये फैक्ट अगर किसी और फंक्शन को कॉल करता है, सपोज xyz को, राइट, सो अगेन अ सेपरेट स्टैक विल बी यूज्ड. ये यहाँ का जो कॉल रहेगा, ये कॉल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, और ये xyz अगर n पास कर रहा है दोबारा, so ये n यहाँ पे स्टोर होगा. Now this stack is shared between the procedure, this procedure fact and this procedure xyz. ये stack किसके लिए रहेगा? fact के लिए रहेगा, और xyz का शेयर रहेगा ये. और ये ऊपर वाला किसके रहेगा? मेन और fact के बीच में रहेगा ये, राइट? समझे क्या आप? So for every two functions, calling function and called function, they share a stack in between for storing the एड्रेस एंड द पैरामीटर्स, राइट? तो जब ये फंक्शन कॉल रन होगा, xyz जब रन होगा, तो वो कौन से स्टैक को एक्सेस करेगा? ये वाले स्टैक को एक्सेस करेगा. और जब ये फैक्ट रन होता रहेगा, तो वो कौन से स्टैक को एक्सेस करेगा? ये वाले स्टैक को एक्सेस करेगा, ऊपर वाले को. तो ऊपर वाले के लिए n की वैल्यू अलग है, नीचे वाले के लिए n की वैल्यू अलग हो सकती है. इवन दो द नेम इज सेम, स्टिल द वैल्यू में डिफर, क्योंकि यहाँ पर n को मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग. n इज इक्वल टू समथिंग, तो ये n पास करेंगे यहाँ पर. सो दिस n एंड दिस n में डिफर. तो उसी तरीके से ये जो n रहेगा और ये जो n रहेगा, ये दोनों n डिफर कर सकते हैं, राइट? अगर आपको पता होगा दो वर्ड, लोकल एंड ग्लोबल. ये वर्ड पता है आपको? लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, राइट? सो दिस n is local to this xyz and fact xyz. This n is local to xyz. This n is local to fact only. ये n किसका है? fact का है. ये n किसका है? xyz का है. दोनों अलग अलग है. जैसे रियल लाइफ में अगर मैं एक नाम लिखता हूँ, दीपक रमेश पाटिल और दीपक सुरेश पाटिल, अब ये दोनों नाम है,
है ना, ये भी दीपक है, ये भी दीपक, दोनों सेम है क्या? बोथ आर सेम? नो, बिकॉज ये किसका लड़का है? रमेश का, और ये किसका लड़का है? सुरेश का लड़का है. So that's why they are different. So this Deepak is local for Ramesh and this Deepak is local for Suresh, right? Both are different. In the similar sense, whenever you are working on stack, for every procedure or function there is a stack. Suppose यहाँ पर fact ले लिया, यहाँ पर XYZ ले लिया, ये XYZ का स्टैक रहेगा, ये फैक्ट का स्टैक रहेगा. यहाँ पर एड्रेस रहेगा, रिटर्न कहाँ जाना है वापस, यहाँ पर भी एड्रेस रहेगा, रिटर्न कहाँ जाना है, प्लस वेरिएबल्स रहेंगे, यहाँ पर प्लस वेरिएबल्स रहेंगे, राइट. तो यहाँ पर तो क्या हो गया, ये फैक्ट जो है XY क्या बोलते हैं, री एंट्री, मतलब वापस ये फैक्ट प्रोसीजर में आप जा सकते हो, उसको बोलते हैं री एंट्रेंस. अब दूसरा जो टर्म है वो है रिकर्सिव, राइट. दूसरा जो टर्म है वो क्या है, रिकर्सिव एडर, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे हम मेन फंक्शन में से हमने फैक्ट को कॉल किया, राइट, फैक्ट एन. तो मेन फंक्शन ये फैक्ट का एक स्टैक अलोकेट होगा और इसमें रिटर्न एड्रेस रहेगा, राइट. जो भी रिटर्न एड्रेस रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, और उसके साथ n की वैल्यू, मान लो यहाँ पे मैंने 5 दिया फॉर एग्जांपल, राइट. यहाँ पे क्या रहेगा, 5. अब ये फैक्ट अंदर ये क्या, ये फैक्ट फंक्शन का ये रहे ना, यहाँ पे 5 पास किया, इसके अंदर अगर मैं दोबारा फैक्ट कॉल कर रहा हूँ, सपोज 4 कॉल किया मैंने, तो इसका वापस एक अपना स्टैक क्रिएट होगा. ये भी फैक्ट का ही स्टैक है, ये भी फैक्ट का ही है, यहाँ पर भी रिटर्न एड्रेस रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, 4, क्योंकि ये नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ है फैक्ट फंक्शन का. इवन दो द प्रोग्राम इज सेम, द फंक्शन इज सेम, बट इट इज बीन कॉल्ड अगेन. सो व्हेन द सेम फंक्शन इज कॉल्ड अगेन, अ न्यू स्टैक इज क्रिएटेड, अ न्यू स्टैक इज क्रिएटेड, और उस स्टैक में रिटर्न एड्रेस भी रहेगा, और अब हमने क्या पास किया, 4, तो ये 4 यहाँ पे रहेगा, राइट. अगर ये फैक्ट फंक्शन वापस अगर फैक्ट को कॉल करता है बाय 3, तो वापस एक नया स्टैक क्रिएट होगा, उसमें भी रिटर्न एड्रेस आएगा और उसमें 3 स्टोर रहेगा. So now there are 3 instances of the fact function. The number of instances goes on increasing. The stack will be created accordingly for each instance of that function, and each function will have its own variables, right. उसका नाम सब जगह नाम n रहेगा, यहाँ पर भी नाम n है, यहाँ पर भी नाम n है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है. So when you are in this function, the value of n is 3. When you are in this function, the value is 4. When you are in this function, the value is 5. ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. Right? What is the main conclusion of this? That every function is having its own stack, right? Every function, every instance of that function हम बोल सकते हैं, every instance of the function. अलग अलग फंक्शन है तो कोई डाउट ही नहीं है, बट सेम फंक्शन भी रहा, बार बार भी कॉल होता रहा, वो जितनी बार कॉल होगा उतनी बार उसका अपना एक स्टैक रहेगा, उस इंस्टेंस का अपना एक स्टैक रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द फंक्शन, the recursiveness is possible, right? The recursion is possible. What do you mean by recursion? What is the definition of recursion? A function that calls itself. A function that calls itself is called recursive function. ठीक है, जो खुद को कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सिव फंक्शन. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ताकि आपको समझ में आए, और वो एग्जाम्पल्स के साथ में हम उसका एग्जीक्यूशन भी देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल का ले लेते हैं सपोज, ठीक है. फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग. आपको पहले मैन्युअली पता है ना, तो जैसे 5 का फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू 5, है ना, या फिर उल्टा लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4.
तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया कि 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 एंड 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। मतलब क्या है, अगर हम किसी फंक्शन को लिखते हैं, मान लो फैक्ट ऑफ 5 बोला मैंने, इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। जैसे है ना, देखो 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। सो फैक्ट ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। मतलब अगर ऐसा लिखता हूँ मैं, फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, राइट। कैन आई राइट लाइक दिस। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, उस आंसर में उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करें, राइट। और ये कब तक कॉल होता रहेगा, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल हमको पता है 1। इनफैक्ट हम बोलेंगे 0 का फैक्टोरियल क्या है, 1 ही है। सो 1 का भी फैक्टोरियल 1 है, 0 का भी फैक्टोरियल 1 है, राइट। और माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या है, माइनस 1 का फैक्टोरियल बता सकेंगे तू, 0 हाँ 0 मालूम नहीं है ना, वी डोंट नो। माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या है पता नहीं, नॉट डिफाइंड। सो वी कांट फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ये ध्यान में रखना है आपको कि वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। डिफाइन, पाइथन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, डिफाइन फैक्ट n। अब इसमें आखिरी केस क्या है, आखिरी केस क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है, राइट। अगर n की वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल क्या होना चाहिए हमारा, 1। और 0 है तब भी क्या होना चाहिए, 1, है ना। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इफ n इज लेस देन इक्वल टू, क्या लिखूंगा यहाँ पर कंडीशन, n इज लेस देन 2, है ना। इफ n इज लेस देन 2, बराबर, मतलब 1 या 0। हम यहाँ पर ऐसा मान के चल रहे हैं कि वी वोंट पास नेगेटिव नंबर्स, राइट। हम नेगेटिव नंबर्स नहीं पास करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अगर n की वैल्यू 2 से कम है, मतलब क्या हो सकता है, 1 या 0। तो दोनों ही केस में आंसर क्या है, 1। तो व्हाट आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न 1, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 2, देन आई हैव टू रिटर्न 1। लेस देन 2 का मतलब क्या है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। लेकिन अगर लेस देन 2 नहीं है तो क्या करना है, क्या रिटर्न करना है हमको, n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1, है ना। क्या रिटर्न करना है हमको, नहीं तो फिर n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ये रिटर्न करना है, समझे। ये फंक्शन हो गया अपना, आर यू गेटिंग, ये फंक्शन अपना हो गया, ठीक है। सर वो ऊपर n लेस देन है ना, या हाँ लेस equals देन है, to? लेस देन 2, बस ये Okay. कुछ नहीं है, लेस देन 2, क्योंकि हमको पता है 0 का फैक्टोरियल 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है। तो लेस देन 2 अगर होता है तो हमको क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। तो ये जो है ना, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो दिस इज योर बेस केस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस केस, जिस पर, जिसमें कॉलिंग नहीं होगा दोबारा, इसमें रिटर्न होगा केवल, है ना। इसमें क्या होगा, केवल रिटर्न होगा। तो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम लोग पहले कैसा होता है, राइट। तो सपोज ये मेन में मैंने, मेन फंक्शन है आपका, सपोज पाइथन था, जिसमें मैंने फैक्ट ऑफ 5 को कॉल किया है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, प्रिंट फैक्ट ऑफ 5, मतलब फैक्ट ऑफ 5 कॉल होगा। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो उसका एक स्टैक रहेगा, है ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5, और कोड क्या है अपना, इफ n इज लेस देन 2,
return 1, else return n multiply by fact of n minus 1. दिस इज द कोड. तो जब ये पहली बार फैक्ट कॉल होगा तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या n लेस देन 2 की? नहीं. तो रिटर्न होगा क्या? नहीं, एल्स में आएगा. एल्स क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1. तो यहाँ पे कौन सा पीस ऑफ कोड रहेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 4. मतलब वापस एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो रहेगा, राइट. और इस स्टैक में क्या आएगा? 4 आएगा. अब वापस ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ना. अभी क्या होगा? ये 5 मल्टीप्लाई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है. इस स्टेटमेंट में फंक्शन को कॉल किया गया है. तो यहाँ पर वापस क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 3. वापस ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो वापस इसका एक स्टैक आएगा जिसमें नंबर 3 होगा. वापस लेस देन 2 है क्या ये? नहीं. तो एल्स में जाएगा. एल्स में क्या होगा? वापस 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 2. तो वापस एक स्टैक क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू क्या होगी? 2. और लेस देन 2 है क्या? नहीं. तो क्या कॉल होगा? दोबारा कॉल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 1 कॉल होगा. अब यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है? 1, राइट. 1 है तो क्या रिटर्न होगा? देखो लेस देन 2 है ना ये, तो क्या रिटर्न होगा? 1. यहाँ पर क्या हो गया? अब रिटर्न कोड एग्जीक्यूट. रिटर्न 1. ये 1 कहाँ आएगा? ये यहाँ पे कॉल हुआ था ना फंक्शन, तो यहाँ पे 1 आया. और ये क्या था? रिटर्न 2 इंटू दिस. तो ये 2 इंटू 1 कहाँ रिटर्न होगा? यहाँ पर रिटर्न होगा. अब ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 6. 6 कहाँ रिटर्न होगा? यहाँ रिटर्न होगा. और ये 4 इंटू 6 कितना आंसर है? 24. 24 कहाँ रिटर्न होगा? यहाँ पर रिटर्न होगा. और 24 इंटू 5 120 कहाँ रिटर्न होगा? ये यहाँ रिटर्न होगा. तो प्रिंट हो रहा है नहीं है, तो प्रिंट क्या होगा? 123 होगा. गेटिंग? तो हर टाइम ये स्टैक अलग अलग रहेगा. हर टाइम ये स्टैक अलग अलग रहेगा. सो इतने स्टैक क्रिएट होंगे. 1 2 3 4 5 स्टैक क्रिएट होंगे. और जैसे जैसे रिटर्न जाएगा, क्योंकि मैंने बोला स्टैक में रिटर्न एड्रेस भी स्टोर होता है, तो इसको वापस जाना है तो कहाँ जाना है? यहाँ पर जाना है. यहाँ पे 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 कॉल किया था, तो यहाँ पे आंसर आएगा ना 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1. ये 1 यहाँ पर आया, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? 2 इंटू 1 रिटर्न करेगा. तो ये रिटर्न यहाँ पर आएगा 2. फिर 3 इंटू 2 6 यहाँ रिटर्न होगा. 6 इंटू 4 24 यहाँ रिटर्न होगा. और 5 इंटू 24 120 यहाँ रिटर्न होगा, राइट. सो इन दिस वे recursive function is executed with the help of stack. अब ये अगर बेस केस नहीं होगी यहाँ पे, ये जो है ना, ये आपका ये क्या है? बेस केस है. ये होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन जो इसकी है, देखो मैंने क्या बोला? पहली कंडीशन बेस केस होना चाहिए. आपका कोई भी रिकर्सिवनेस में बेस केस होना चाहिए. बेस केस मतलब जहाँ पे आप रिटर्न करोगे, कुछ कॉल नहीं करोगे. हाँ, नो कॉलिंग ऑफ फंक्शन, नो कॉलिंग, नो रिकर्सिव कॉलिंग हम बोल सकते हैं. नो रिकर्सिव कॉल. दूसरा क्या है कि फंक्शन कॉल होना चाहिए. एक जगह ऐसी आनी चाहिए जहाँ पे आप रिकर्शन कॉल करोगे. और तीसरा क्या होगा? रिड्यूसिंग केस. यहाँ पे जैसा n है तो n-1 है ना, कम होता जाएगा ना, तभी तो लेस देन 2 पे आएगा. अदरवाइज लेस देन 2 पे आएगा क्या कभी? अगर आपका n रिड्यूस नहीं हो रहा है तो बेस केस पे पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा. इसलिए रिड्यूसिंग होना चाहिए, राइट. तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्शन के लिए. पहला बेस केस, दूसरा रिकर्सिव कॉलिंग, और तीसरा रिड्यूसिंग स्टेज, जहाँ पे n की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्योंकि रिड्यूस होते होते वो बेस केस तक पहुंचेगा. तो रिडक्शन शुड बी टुवर्ड द बेस केस. तभी बेस केस में से बाहर निकलेंगे, तभी हम बाहर आते जाएंगे. अदरवाइज क्या होगा? आप बाहर ही नहीं आएंगे. और बाहर नहीं आएंगे तो क्या अंदर के अंदर क्या होगा फिर? अगर कभी रिटर्न नहीं आएंगे, कॉल और कॉल होता गया, सपोज ये कॉल कर रहा है, अपने आप को कॉल करते जा रहा, तो क्या होगा एक वक्त में? व्हाट विल बी द रिजल्ट? कैन एनीवन टेल मी? इफ All the resources will be used. या मेमोरी विल बी फुल, क्योंकि हर बार स्टैक अलोकेट होगा ना. तो अगर ये 1 सेकंड के लिए भी इतना बार हो रहा है, आपके पास 1 GB मेमोरी हो या 4 GB मेमोरी हो, इतने बार वो अपने आप को कॉल करेगा खुद को, और हर बार स्टैक करते जाएगा, तो आपको जो आएगा स्टैक ओवरफ्लो करके मैसेज आ जाएगा. फिर आपको क्या मैसेज आएगा?
स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या है कि अब स्टैक के लिए जगह नहीं बची मेमोरी में, इसलिए बेस केस का होना बहुत जरूरी है, राइट। इफ यू आर हैविंग बेस केस देन यू कैन कम आउट ऑफ दैट, अदरवाइज कैसा है, वन वे जिसको बोलते हैं हम, कि यहाँ पर केवल अंदर जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो रिकर्शन में आपको बाहर निकलने का रास्ता मालूम होना चाहिए, राइट। महाभारत में आपका रोल किसकी तरह नहीं होना चाहिए, नाम बता सकते हैं आप उसका, कौन था अर्जुन का लड़का, अभिमन्यु की तरह नहीं आपका रोल होना चाहिए। हाँ, यू शुड बी अर्जुन नॉट अभिमन्यु। अभिमन्यु को केवल अंदर जाना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था, इसलिए बाहर जब निकल नहीं पाया तो अंदर के अंदर वो डाई हो गया, मर गया। तो रिकर्शन में सबसे मेन क्या है, बेस केस। बेस केस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर बेस केस आप नहीं कर पा रहे, डोंट गो फॉर रिकर्शन, राइट। और दूसरा रिड्यूसिंग, क्योंकि मीन्स यू हैव टू गो फ्रॉम मेन केस टू बेस केस तक जाना चाहिए आपको, रिड्यूसिंग होना चाहिए, एन की वैल्यू मस्ट बी रिड्यूसिंग। अगर रिड्यूसिंग नहीं हो रहा है तो बेस पे पहुंचोगे नहीं आप, और पहुंचोगे नहीं तो बाहर निकलोगे नहीं, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता केवल बेस केस में दिया है। हमने जो रिटर्न लिखा है वो रिटर्न हमने केवल कहाँ लिखा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ n लेस देन 2 रिटर्न। सो दिस इज माय बेस केस, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। हालांकि ये केवल समझाने के लिए है, राइट। ये एग्जांपल जो मैंने आपको लिया ये केवल समझाने के लिए है, ताकि अच्छे से हम स्टैक के द्वारा इस एग्जांपल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकर्शन का यूज कर सकते हैं ट्रीज में, दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। आज किस साथ में यस 1 2 3 7 8 9, ये 4 5 6 को क्या हो गए, कहाँ चले गए लोग, 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 31 33 37, now B division 2 5 6 8 9 10 14 21 22 23. That's all. So next Wednesday we will start with the trees with some discussion on recursion. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you.